चौहान वंश की शुरुआत लगभग 7वीं शताब्दी में हुई थी। इस वंश के संस्थापक थे वासुदेव चौहान। उन्होंने राजस्थान के सांकभरी वर्तमान सांभर क्षेत्र में अपने राज्य की नींव रखी थी। शुरुआत में उनका राज्य छोटा था, लेकिन उनमें अपने राज्य को विस्तार देने की अद्भुत क्षमता थी। धीरे धीरे चौहान वंश ने आसपास के क्षेत्रों पर अपना अधिकार स्थापित करना शुरू किया। समय बीता गया और चौहान वंश की शक्ति बढ़ती गई। इस वंश में कई वीर और योग्य शासक हुए, लेकिन चौहान वंश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का श्रेय जाता है अजय राज चौहान को। उन्होंने एक नए और भव्य नगर की स्थापना की, जिसका नाम था अजमेर। अजमेर न केवल एक राजधानी बना, बल्कि यह चौहान शक्ति का केंद्र बन गया। यहाँ से चौहान शासकों ने अपने राज्य का विस्तार किया और अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत बनाया। अजमेर से शासन करते हुए चौहान शासकों ने अपनी सीमाओं को लगातार बढ़ाया। उन्होंने कई युद्ध जीते और अपने दुश्मनों को हराया। चौहान वंश अब केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं रहा, बल्कि उत्तर भारत की एक बड़ी ताकत बन चुका था। इसी वंश में आगे चलकर जन्म हुआ उस महान योद्धा का, जिसका नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान का जन्म लगभग 1166 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता सोमेश्वर चौहान अजमेर के राजा थे। बचपन से ही पृथ्वीराज में वीरता और नेतृत्व के गुण दिखाई देने लगे थे। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही युद्ध कला, घुड़सवारी, तलवारबाजी और धनुर्विद्या में महारत हासिल कर ली थी। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान शब्दभेदी बाण चलाने की कला जानते थे, यानी वे केवल आवाज सुनकर अपने लक्ष्य को भेद सकते थे। यह कला उन्हें एक अद्वितीय योद्धा बनाती थी। जब पृथ्वीराज चौहान केवल 11 वर्ष के थे, तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। इतनी कम उम्र में ही उन्हें अजमेर का राजा बना दिया गया, लेकिन उनकी कम उम्र उनकी कमजोरी नहीं बनी। उन्होंने बहुत ही कम समय में खुद को एक महान शासक के रूप में साबित किया। उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया और दिल्ली पर भी अधिकार स्थापित कर लिया। अब वे अजमेर और दिल्ली दोनों के शासक बन चुके थे। उनकी शक्ति और प्रसिद्धि पूरे भारत में फैल गई थी। और दूसरी तरफ मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान का शासक था और वह भारत को जीतना चाहता था। उसने 1191 ईस्वी में भारत पर हमला किया। यह युद्ध तराइन के मैदान में हुआ। जब पृथ्वीराज चौहान को इस आक्रमण की खबर मिली, तो उन्होंने अपनी विशाल सेना के साथ गौरी का सामना किया। यह एक भयंकर युद्ध था। तलवारों की आवाज, घोड़ों की टाप और सैनिकों की गर्जना से पूरा मैदान गूंज उठा। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने अद्भुत वीरता दिखाई। उनकी सेना ने मोहम्मद गौरी की सेना को बुरी तरह हरा दिया। गौरी घायल हो गया और उसे युद्ध छोड़कर भागना पड़ा। यह पृथ्वीराज चौहान की सबसे बड़ी जीत थी। उनकी वीरता की चर्चा पूरे भारत में होने लगी, लेकिन मोहम्मद गौरी अपनी हार को भूल नहीं पाया। वह बदला लेना चाहता था। 1192 ईस्वी में उसने फिर से भारत पर हमला किया। इस बार वह पहले से ज्यादा बड़ी और संगठित सेना लेकर आया था। उसने नई रणनीति अपनाई। पृथ्वीराज चौहान ने भी बहादुरी से युद्ध किया, लेकिन इस बार परिस्थितियां अलग थी। कई राजपूत राजाओं ने उनका साथ नहीं दिया। इसका फायदा गौरी को मिला। अंत में पृथ्वीराज चौहान की सेना हार गई और उन्हें बंदी बना लिया गया। कहा जाता है कि उन्हें कैद में रखा गया और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। उनके साथ ही चौहान वंश की शक्ति भी समाप्त हो गई। पृथ्वीराज चौहान के दरबार में एक महान कवि और उनके मित्र भी थे, जिनका नाम था चंदर बरदाई। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान की वीरता पर पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें उनके साहस और बलिदान का वर्णन किया गया है। उनकी हार के बाद दिल्ली पर मोहम्मद गौरी का कब्जा हो गया और भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत हुई।